हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआई उपसर्ग या एसआई प्रीफिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी एसआई मात्रकों के बारे में, और उसमें हमने कई मात्रक पढ़े थे, जिनमें कि हमने मूल राशियों के मात्रक पढ़े थे और कुछ दो जो पूरक मात्रक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था द्रव्यमान होता है हमारा, उसका मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में वो होता है किलोग्राम, जिसको हम स्मॉल केजी से लिखते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था जो हमारी लंबाई है, जो मूल राशि है, उसका मात्रक होता है मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। तो एसआई प्रीफिक्स या एसआई उपसर्ग को हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या होते हैं। आपको पता होगा कि हम फिज़िक्स में बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं का से लेकर और बहुत ही बड़ी बड़ी वस्तुओं तक का अध्ययन करते हैं। जैसे छोटी वस्तु में हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं या अणुओं के बारे में पढ़ते हैं, अणु का द्रव्यमान कितना है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। और बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बहुत ही छोटे लेवल पर इनको पढ़ते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ देखें हम फिज़िक्स में ही हम बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, सूरज का द्रव्यमान कितना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम फिज़िक्स में बहुत ही छोटी वस्तु से लेके बहुत ही ज़्यादा बड़ी वस्तु तक का अध्ययन करते हैं। तो फिज़िक्स में हम इतनी बड़ी से लेके इतनी छोटी तक की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो इनमें जो हमारे मात्रक हमने बनाए हैं किलोग्राम और मीटर, ये बहुत ही छोटे या बहुत ही बड़े पड़ जाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, इसकी तुलना में अगर आप देखें तो 1 किलोग्राम कितना छोटा है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, उसकी तुलना में 1 किलोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरीके से जो हमारा जो छोटे कण हैं हमारे, उनकी तुलना में 1 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका द्रव्यमान तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ये तो बहुत ही छोटे होते हैं, ये तो हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। तो इनका द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिसकी तुलना में 1 किलोग्राम बहुत ही ज़्यादा बड़ा मात्रक हो गया। और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो 1 किलोग्राम है वो बहुत ही छोटा पड़ गया। तो इसको दूर करने के लिए या हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ प्रीफिक्स या उपसर्ग बना रखे हैं। उपसर्ग हम पहले लगाते हैं किसी भी मात्रक के। उपसर्ग कहाँ लगाते हैं हम? पहले किसी भी मात्रक लिखते समय। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, हमें कोई लंबाई लिखनी है जिसको हम मीटर में नापते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई बहुत ही छोटी सी रॉड है, बहुत ही छोटी है, इतनी छोटी कि जिसकी लंबाई मान लीजिए इतनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाई 10⁹। आपको पता होगा जी घातों में हम किस तरह से लिखते हैं। 10⁹ का मतलब है 10 के आगे 9 ज़ीरो। तो हमने लिखा 5/10⁹, इतनी इसकी लंबाई है। तो इसका मतलब है ये बहुत ही छोटी है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब इस तरह से कुछ हो गया। हम यहाँ पर 10 के आगे 9 ज़ीरो लगाएंगे, 6 7 8 9 10, सॉरी यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी हमने नीचे रख दी इसको, राशि को। अब हम इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी आएगी। इस तरह से 0.0000, इस तरह से बहुत ही छोटी राशि आएगी। तो इसके लिए हम इस तरह से ना लिख करके घातों में लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10⁹। 10⁹ का मतलब है 10 के आगे 9 ज़ीरो। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? जब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं या एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम जो बटे की संख्या होती है जिसमें घातें होती हैं, उन घातों को जब हम ऊपर ले जाते हैं और गुणा में ले जाते हैं, तो उन घातों का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता है। तो इस तरह से हमने कहा कि इस रॉड की लंबाई इतनी है, 5×10⁻⁹। तो इतनी छोटी लंबाई है इसकी, और हमने कहा ये किस में है? मीटर में। तो हमने मीटर में इसको लिखा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मीटर में न लिख करके 5 नैनोमीटर लिख सकते हैं। नैनोमीटर। अब मैंने आप यहाँ पर लिखा नैनोमीटर। क्या लिखा यहाँ पर मैंने? नैनोमीटर। इन्हीं को बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स या एसआई मात्रक, सॉरी एसआई उपसर्ग। जो हमने यहाँ पर लिखा है मात्रक से पहले, वो हमने लिखा है एसआई प्रीफिक्स। यहाँ पर हमने नैनोमीटर लिखा है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। मतलब हम इतनी बड़ी
जो हमने लिखी थी 10⁻⁻⁹, उसकी स्थान पर हमने उसकी जगह पर हमने एक एसआई प्रीफिक्स लगा दिया नैनो, तो ये कहलाता है एसआई प्रीफिक्स। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और हमारी कभी इस तरह से आ जाती है, मान लीजिए 5 × 10⁻⁻12, तो हम इसको लिख देते हैं 5 पिकोमीटर। इस तरह से हम लिख देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये मीटर में है तो हम लिख देंगे इसको 5 पिकोमीटर। तो ये जो हमने पिको लगाया ये हमारा हो गया एसआई उपसर्ग या एसआई प्रीफिक्स। तो ये हमारी गणनाएं करने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, जिनमें कि आप देख रहे होंगे ये कठिन हमें संख्या लग रही है, ये संख्या कठिन लग रही है, जबकि ये संख्या आसान लग रही है। तो इसलिए हमने एसआई उपसर्ग या एसआई प्रीफिक्स बनाए हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे कितने एसआई प्रीफिक्स होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें कि हमें याद कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एसआई उपसर्ग या एसआई प्रीफिक्स के बारे में लिखा है। कई बार एसआई मात्रक हमारे उपयोग के लिए बहुत छोटे या बहुत बड़े पड़ जाते हैं। मतलब कभी हम परमाणु की बात करते हैं तो किलोग्राम बहुत ही बड़ा मात्रक पड़ जाता है, और जब हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करते हैं तो किलोग्राम बहुत ही छोटा मात्रक पड़ जाता है। एसआई पद्धति में कुछ विशेष उपसर्ग बनाए गए हैं जो निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उपसर्ग लिखे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है एसआई उपसर्ग, और इसका क्या अर्थ है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15। मतलब कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन में 10⁻⁻15 दिखे तो आप उसकी जगह पर फेम्टो लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है स्मॉल एफ। इसी तरीके से कहीं आपको 10⁻12 दिखे तो आप वहाँ पर पिको लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है स्मॉल पी। और 10⁻9 दिखे तो नैनो लिख सकते हैं, जिसका होता है संकेत स्मॉल एन। अगर 10⁻6 दिखे तो माइक्रो लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है इस तरह से यू बना करके यहाँ पर इस तरह से इसको पढ़ते हैं माइक्रो। और दूसरा अगर आपको 10⁻3 दिखे तो उसका बोलते हैं मिली, और उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल एम। और इसी तरीके से आगे कई सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने इम्पोर्टेंट हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वही लिखे हैं। आगे लिखा है मैंने किलो। ये जो है 10⁻3 होता है, उसको आप किलो लिख सकते हैं। जब भी आपका कैलकुलेशन में 10⁻3 आए तो उसकी जगह पर आप स्मॉल के लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है किलो। और जब कहीं पर भी आपका कैलकुलेशन में 10⁻6 आए तो उसको आप मेगा लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है कैपिटल एम। और अगर आपका 10⁻9 आए तो उसको आप गीगा लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है इस कैपिटल जी। और अगर आपका कहीं भी कैलकुलेशन में 10⁻12 आए तो उसको आप टेरा लिख सकते हैं, जिसका संकेत होता है कैपिटल टी। तो ये हैं कुछ एसआई प्रीफिक्स जिनको आपको याद कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो इनमें से कई सारे प्रीफिक्स उसमें यूज़ होते हैं, और इनके संकेत भी आप याद कर लेना। तो ये होते हैं एसआई प्रीफिक्स या एसआई उपसर्ग। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा फील आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे। क्वेश्चन है, मान लें दीवार पर लगे बल्ब से आपकी किताब तक की दूरी 2.4 मीटर है। 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलता है, तो प्रकाश को बल्ब से चलकर किताब तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमें बताना है कि हमारी जो किताब है उससे बल्ब तक की जो दूरी है हमें यहाँ पर दी हुई है। हम लिख लेते हैं, दूरी जो हमें दी हुई है किताब से लेकर के बल्ब तक की, वो दी हुई है हमारी 2.4 मीटर। और हमें कहा गया है कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है। 1 सेकंड में प्रकाश जो चलता है वो कितना चलता है। 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी तो कितनी होती है, वो है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें बताया गया है पर सेकंड, तो हमने लिखा, यहाँ पर मीटर लिखेंगे क्योंकि हमने दूरी लिखी है, ये हमने चाल नहीं लिखी है। हमने लिखा 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 3 × 10⁸। तो 1 सेकंड में कोई वस्तु जितनी दूरी चलती है उसको हम चाल भी बोलते हैं। तो हम इस चीज़ को हम लिख सकते हैं चाल, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 सेकंड में कोई भी वस्तु जितनी दूरी चलती है उसको हम उसकी चाल बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं चाल,
जो कि प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर है, वो भी कितने में, 1 सेकंड में। इसका मतलब होता है पर सेकंड या प्रति सेकंड। प्रति मतलब होता है इस चिन्ह का प्रति, तो इसको हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई हमारी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह आपने बहुत ही पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि उसको कितना समय लगेगा बल्ब से हमारी किताब तक पहुँचने में। तो हम समय बराबर लिख लेते हैं, समय को इधर पहुँचाएंगे और चाल को इधर पहुँचा देंगे, तो क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल, यह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके मान लगा देते हैं। दूरी हमें दी गई थी 2.4 मीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दी गई थी 2.4 मीटर किताब से हमारे बल्ब तक की दूरी, तो वो हमने लिख दी 2.4 मीटर। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है चाल, जो कि हमने पता करी है 3 × 10⁸, ये हमें दी गई थी मीटर प्रति सेकंड, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मीटर है तो इस मीटर से मीटर कट जाएगा, और ये 3 है तो ये 3 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो 2.4 है और डिवाइड बाई 3 × 10⁸, यहाँ पर क्या बचा, सेकंड, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके भी बटे में था यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस 3 को इसमें भाग लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाते हैं तो उसके आगे जितने भी अंक होते हैं, अगर 1 अंक है तो 10 का गुणा कर देंगे नीचे, और अगर 2 अंक है तो 100 का गुणा कर देंगे, 3 अंक है तो 1000 का। तो यहाँ पर 1 अंक है तो हमें इसमें किसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, वो भी नीचे। तो 3 × 10⁸ तो था ही, साथ में हमने 10 का गुणा और कर दिया, तो ये आ गया हमारा। अब 3 का इसमें भाग लगा सकते हैं हम, कितने आएंगे, 3 × 8 = 24, और उसके बाद नीचे क्या रह गया हमारा, 10⁸। 10⁸ तो था ही और साथ में 10 और आ गया है, तो हम 10 को बोल सकते हैं 10⁸, क्योंकि 10 एक बार लिखा है तो 10⁸ बोल सकते हैं। तो और यहाँ पर 10 8 बार लिखा था तो हमने 10⁸ बोला, तो हमने 10⁸ बोला। और अब आपको पता होगा कि जब भी हमारी घातें होती हैं गुणा में तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 1 यानी कि 8/10⁹, ये हो गया। अब हमने आपको पहले बताया था कि जब भी नीचे घातें होती हैं और अगर हम उसे ऊपर लेकर के जाते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो ऊपर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया -9। तो ये हमारी आ गई समय, जो कि यहाँ से बल्ब से हमारे किताब तक आने में लगेगा प्रकाश को। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैंने बताया था कभी भी आपका 10⁹ आए तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, नैनो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 नैनो सेकंड। तो हमारा जो समय आ गया वो कितना आ गया, 8 नैनो सेकंड। तो इस कैलकुलेशन को मैंने वहाँ पर भी कर दिया है अच्छी तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करा है, दिया गया है दूरी कितनी दी गई है हमें, 2.4 मीटर, वो हमने यहाँ पर लिख ली। और जो चाल है प्रकाश की, किसी भी वस्तु की 1 सेकंड में जो दूरी चलती है उसको चाल बोलते हैं, तो हमने चाल लिख ली 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में चल रही तो हमने प्रति सेकंड लिख लिया। हमने लिखा अतः प्रकाश को बल्ब से किताब तक पहुंचने में लगा समय हम निकाल सकते हैं सूत्र से, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमने समय बराबर निकाल लिया तो आ गया दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हमने जब इसके मान रखे, दूरी का 2.4 मीटर और चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर मीटर से मीटर कट गया और यहाँ पर क्या आ गया 2.4 और यहाँ पर नीचे 3 × 10⁸। हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ पर 10 बढ़ गया, और 3 से हम इसको काट सकते हैं तो 8 आ गया, और 10⁸ और 10⁸ इसको मान सकते हैं हम, तो ये जुड़ करके कितना हो गया 10⁹ और जब 10⁹ ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻⁻9। तो 8 × 10⁻⁻9 सेकंड, या 10⁻9 को हम लिख सकते हैं नैनो, तो ये हो गया हमारा 8 नैनो सेकंड। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अतः प्रकाश को बल्ब से किताब तक पहुँचने में 8 नैनो सेकंड का समय लगेगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं एसआई प्रीफिक्स का अपनी कैलकुलेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है।
अब हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी मात्रकों के बारे में, और उसमें हमने एसआई मात्रक जो कि मूल राशियों के होते हैं वो हमने मात्रकों की बात कर ली थी, और साथ में हमने पूरक मात्राओं की बात कर ली थी। लेकिन हमारा एक टॉपिक रह गया था व्युत्पन्न मात्रक, उनको हम कैसे निकालेंगे या वो कितने होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, मतलब हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वेग का मात्रक पता करना है। वेग आपको पता होगा एक व्युत्पन्न राशि है। इसको हम कैसे व्युत्पन्न करते हैं, हम करते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय से हम इसको प्राप्त करते हैं। और अगर आपको पता हो तो विस्थापन भी एक तरह की लंबाई है। विस्थापन और दूरी क्या है, एक तरह की लंबाई है। तो विस्थापन बटे समय से हम इसको प्राप्त करते हैं, और विस्थापन लंबाई है तो हम क्या करेंगे, लंबाई की जगह पर उसका मात्रक रख देंगे जो होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड, ये हो गया हमारा वेग का मात्रक। तो बहुत ही इजी है व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को पता करना। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को पता करने के लिए सबसे पहले आप उस राशि को मूल राशियों के पदों में लिखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है विस्थापन बटे समय, ये दोनों ही मूल राशियाँ हैं, हमने इनके भाग से इसको प्राप्त किया है। तो उसके पदों में लिखिए, उसके बाद उनके मात्रक रख दीजिए जो भी होते हैं। तो हमने इनके मात्रक रख दिए और आपको उसका मात्रक मिल जाएगा। अब ये जो बटे में हमने लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं संकेतों के रूप में, मीटर बटे सेकंड, ये भी हो गया। हमें इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, जब हम एक ही लाइन में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ये होता है हमारा तरीका। तो हमारा वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। ये जो हमने इस तरह से लगाया है इसको पढ़ते हैं प्रति या पर, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा वेग का मात्रक हमें पता चल गया। इस तरह से आप कोई भी मात्रक पता कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको मूल राशियों के पदों में लिखना है, मूल राशियों के मात्रक लगाने हैं, देन आपको उसका मात्रक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिखने के लिए हम दी गई राशि को मूल राशियों के गुणनफल या भागफल के रूप में लिखते हैं। फिर हर मूल राशि का मात्रक उसके स्थान पर लिख देते हैं, हमने जैसे यहाँ पर किया। इस प्रकार व्युत्पन्न राशि का मात्रक तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया है। जैसे वेग एक व्युत्पन्न राशि है, इसे मूल राशि समय तथा दूरी से प्राप्त किया जाता है। समय और दूरी से प्राप्त किया जाता है, दूरी मतलब विस्थापन, और समय तो नीचे है ही है, वेग से प्राप्त किया जा सकता है। और हमने यहाँ पर लिखा है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी या विस्थापन एक ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी और समय की मात्रक रखिए। हमने यहाँ पर लिखा दूरी के स्थान पर दूरी का एसआई मात्रक मीटर तथा समय के स्थान पर समय का एसआई मात्रक सेकंड लिखते हैं। उसके बाद मीटर बटे सेकंड आ जाता है, और हम इसको संकेतों के रूप में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा मीटर बटे सेकंड। और इसको हम एक ही लाइन में लिखने के लिए प्रति का निशान लगाते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हमारा वेग का मात्रक हुआ, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस तरह से आप कोई भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ऊर्जा का एसआई मात्रक निकालें। गतिज ऊर्जा का सूत्र है E बराबर हाफ mv²। हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र दिया हुआ है और हमें ऊर्जा का एसआई मात्रक निकालना है। तो ऊर्जा एक व्युत्पन्न राशि है तो हम इसका एसआई मात्रक निकालेंगे। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा के कोई भी रूप हो, ऊर्जा का कोई भी रूप हो, अगर हमें किसी भी रूप का हमें सूत्र मालूम है तो हम उसका मात्रक यानी कि ऊर्जा का मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमें गतिज ऊर्जा का मालूम है तो अभी हम ऊर्जा का मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऊर्जा के कई रूप होते हैं, इनमें से किसी भी रूप के लिए यदि हमें सूत्र पता हो तो हम ऊर्जा का मात्रक पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं, द्रव्यमान m का एसआई मात्रक किलोग्राम और वेग का एसआई मात्रक अभी हमने निकाला था, क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। ये हमने ऊपर निकाला था मीटर बटे सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। किंतु 1/2 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। हमें दिया हुआ है E बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 तो एक संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
आप याद रखें कि कोई भी संख्या होती है उसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये एक भौतिक राशि नहीं है। तो अब यहाँ पर है m फॉर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और v का मतलब होता है वेग। तो वेग का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर बटे सेकंड। अब इसका स्क्वायर लग रहा है वेग का, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम और मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर दोनों का ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली बार लिखा था, प्रति के हिसाब से किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा का मात्रक। लेकिन ऊर्जा की मात्रक को जो हमने ये निकाला है, इसको हम एक नया नाम देते हैं जूल। क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं जूल, और जिसे जे से लिखते हैं, क्या नाम देते हैं हम? यहाँ पर लिख देते हैं जूल। तो आप याद रखिए, ऊर्जा का मात्रक ये होता है जिसको हम नया नाम देते हैं जूल। तो ये हो गया हमारा जूल, इसको हम लिखते हैं कैपिटल जे से। तो इस तरह से ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक हुआ वो जूल हुआ। तो आप याद रखिए, जूल जो है वो यही होता है, इसी को हमने जूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है आगे, किंतु 1/2 तो एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है, अतः ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर हटा देंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक एक अलग से नाम है जूल, जूल दिया गया है, इसे जे अक्षर से दिखाते हैं, अतः ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो जूल है। और जूल क्या है एक्चुअल में? तो मात्रक तो यही है जिसको हम जूल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम का एक गेंद 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। मतलब ये कोई गेंद है और ये कितने वेग से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड, इतने वेग से जा रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा निकालें। तो गतिज ऊर्जा का अभी हमने देखा सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। तो अब हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान। यहाँ पर m4 क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। तो हमें वेग भी दिया हुआ है, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो हम हाफ ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद m कितना है? द्रव्यमान। तो यहाँ पर है 100 ग्राम। अब आप यहाँ पर देखिए ग्राम में दिया हुआ है हमें, तो हमें किस में लिखना है? एसआई मात्रक में। एसआई मात्रक क्या होता है? जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। तो हम इसको बदल लेंगे किलोग्राम, यानी कि जो हमारा 100 ग्राम है उसको हमें किस में बदलना है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगा दिया हमने। तो अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो भी 10 के आगे जीरो होते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उसको लिख देते हैं। तो 1 के आगे कितने जीरो हैं? 3। तो ये हो जाएगा 3। अब इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम, क्या हो जाएगा? 100 गुणा 10 की घात -3। तो ये हो गया हमारा 10 की घात -3। तो आप याद भी रख सकते हैं, हमने पिछले जो एसआई प्रीफिक्स पढ़े थे वहाँ पर ये पढ़ा भी था कि जब भी हमारा किलो में हमें बदलना हो तो हम क्या लिख देते हैं? 10 की घात -3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे लिखा है 1/2 100 × 10 की घात -3 किलोग्राम में बदल दिया हमने। उसके बाद वेग का जो हमने इसमें दिया है 8 मीटर पर सेकंड, तो हमने ऐसा ही लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि 100 जो है उसको हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो हैं। तो 10 की घात 2 और 10 की घात -3 आपस में जुड़ जाएंगे। 10 की घात 2 और 10 की घात 3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 -3, तो कितना हो गया? 10 की घात -1। तो यहाँ पर आ गया 10 की घात -1। और 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 × 2 कितने होते हैं? 64। अब यहाँ पर किलोग्राम था और यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हमने अभी नाम दिया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को। तो यहाँ पर ये 64 जो है इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 32। अब 32 जो 10 की घात -1 है, और नीचे आकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ थोड़ी सी। 64 यहाँ पर लिखा है, उसके इधर लिखा है 10 की घात -1 और लिखा है 1/2। तो इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 × 10 की घात -1। अब इसको क्या करेंगे? 32
उसके बाद 10 की घात -1 क्या आएगा, नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 का हम इसमें भाग लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3.2। तो यहाँ पर आ गया 3.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हमने अभी नया नाम दिया था जूल, तो हम लिख सकते हैं 3.2 जूल। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, अतः कण की गतिज ऊर्जा 3.2 जूल होगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आपने कर लिए होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में या विमाओं के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।